मैंने घूम फिर कर रस्सी के मजीद टुकड़े तलाश करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर भी मैं भारी भरकम खोखों, क्रेटों और संदूकों के पीछे जाकर रस्सी के टुकड़ों को तलाश करता रहा। इतने में बाहर किसी भारी ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। ये भारी ट्रक गोदाम के दरवाजे पर आकर रुक गया। मैं भागकर पहले तो अपने ताबूत नुमा क्रेट के पास आया कि उसके अंदर छुप कर लेट जाऊं, मगर अब उसमें दाखिल होना और फिर उखड़े हुए तख्ते को दोबारा अपनी जगह पर लगाना मुश्किल था। मैंने तख्ते को वैसे ही क्रेट के साथ लगा रहने दिया और सोचा अगर अंदर कोई आया तो मैं कहीं छुप जाऊंगा। मैं एक क्रेट के पीछे खड़ा बाहर कई आवाजों पर कान लगाए हुए था। बाहर एयरपोर्ट के लोडरों के हंस हंस कर बातें करने और एक दूसरे से मजाक करने की आवाजें आ रही थी। फिर गेट के खुलने की आवाज गूंजी। मैं लपक कर कोने वाले सामान के पीछे चला गया और सांस रोक कर वहीं बैठ गया। अब मैं दिल में एक ही दुआ मांग रहा था कि ये कमबख्त लोडर उसी सामान को उठाने ना आ जाए जिसके पीछे मैं छुपा बैठा था। ये एक किस्मत का खेल था। वो उधर आ भी सकते थे और नहीं भी आ सकते थे। मूवर के इंजन की आवाज गोदाम में गूंजी और फिर एक जगह रुक गई। मैंने दम साध रखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले लिया। अगरचे मेरा एक पिस्तौल इतने सारे आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकता था, ताहम मैं इतनी आसानी से गिरफ्तार होना भी नहीं चाहता था। गोदाम के दूसरे कोने से सामान लाता जा रहा था। अभी तक मैं खतरे की जद में था। ये लोडर मेरी तरफ भी आ सकते थे। मजदूर ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो सिर्फ चंद एक क्रेट ही उठाने आए हैं। शायद उनमें ऐसी खुराक थी जिसके खराब हो जाने का अंदेशा था। खुदा खुदा करके ये लोग मतलूबा क्रेट उठाकर बाहर ले गए। फिर क्रेट बंद कर दिया गया जब तक बाहर वाला ट्रक सामान लेकर वापस नहीं चला गया। मैं खोखों के पीछे ही छुपा रहा। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो मैं सामान के पीछे से बाहर निकला। गोदाम की छत से जो बल्ब लटक रहे थे वो रोशन हो गए थे। मैंने रोशनदानों की तरफ निगाह डाली। बाहर दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। अब मुझे रात होने का इंतजार करना था। मैं अपने ताबूत नुमा क्रेट में से मशरूब की बोतल निकाल कर पीने लगा। गैस मास्क मेरी गर्दन में लटक रहा था। पिस्तौल मैंने जेब में रख लिया था। वक्त गुजरता चला गया। रोशनदान में से जो दिन की फीकी फीकी रोशनी दिखाई देती थी उसकी जगह अब अंधेरा छा गया था। मैंने घड़ी देखी। शाम के 7 बज रहे थे। मुझे कुछ देर मजीद वहां बैठना था। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोदाम में अब किसी के आने का इम्कान नहीं था। जरूरी सामान गोदाम से ले जाया जा चुका था। थोड़ा बहुत चलने फिरने से मेरी टांगों का दौरान खून फिर से नॉर्मल हो गया। पाँव की सूजन भी खत्म हो चुकी थी। जब रात के 8 बज गए तो मैं अल्लाह का नाम लेकर उठा और उन संदूकों की तरफ बढ़ा जो रोशनदान तक चले गए थे। मेरा वहां ज्यादा देर रहना भी मुनासिब नहीं था। अब मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था। मैं संदूकों के किनारों पर पांव रखता ऊपर तक चला गया। सबसे आखिरी संदूक पर खड़े होकर मैंने एक बार गेट की तरफ देखा। गेट बंद था। फिर 4 जगहों से जुड़ी हुई रस्सी को खींचकर तसल्ली की। ये रस्सी नायलॉन की नहीं बल्कि नारियल की छाल की थी। अंडमान में चूंकि नारियल बहुत होता है इसलिए वहां नारियल की रस्सियां आम थी और ये रस्सियां बेहद मजबूत होती हैं। मैंने उछलकर रोशनदान के जंगले को बाहर की तरफ किया और उसमें सिमटा कर बैठ गया। बाहर निगाह डाली। बाहर रनवे की पट्टी पर थोड़े थोड़े फासले पर जमीनी रोशनी झिलमिला रही थी। इन रोशनियों के अलावा वहां सामने नारियल के दरख्तों तक कोई खंभे वाली रोशनी नहीं थी। नारियल के दरख्त रात के अंधेरे में घुल मिल गए थे। मैंने नीचे झांक कर देखा। गोदाम की दीवार वाकई काफी ऊंची थी। जहाँ कुछ फासले पर एक फुटपाथ था जहाँ एक खंबे से लगी ट्यूब रोशन थी। उसकी रोशनी गोदाम की दीवार तक बराबर पहुंच रही थी। मैंने गहरी निगाह से जायजा लिया। गोदाम के आसपास कम से कम उस जानिब कोई इंसान दिखाई न दिया। हो सकता है गोदाम के गेट की जानिब पहरा लगा हो या जहां भी रात के गहरा होते ही सिक्योरिटी वालों की गश्त शुरू हो जाए। मुझे जल्दी से काम लेना था। मैंने रस्सी को लोहे के जंगले के साथ बांध कर नीचे गिरा दिया। मैंने उसे हिलाकर देखा। रस्सी आधी दीवार तक ही बमुश्किल पहुंची थी। इतनी बुलंदी से नीचे छलांग लगाने से आवाज भी पैदा होती और मुझे चोट लगने का भी इम्कान था। मैंने गर्दन घुमाकर अपनी बाएं जानिब देखा तो मुझे रोशनदान के मकाम से थोड़ी दूर ट्रैश ढेर सा दिखाई दिया। ये मेरे लिए गद्दे का काम दे सकता था। मैंने रस्सी को दोबारा ऊपर खींचकर उसे रोशनदान के अंदर की तरफ लटका दिया। फिर संदूकों पर से उतरकर गोदाम में अपने ताबूत नुमा क्रेट के पास आया। अब मुझे अपने उस ताबूत को आग लगाना थी। ऑक्सीजन मास्क को मैंने क्रेट के अंदर रखा। लाइट रोशन किया। उससे एक कागज को आग लगाई और क्रेट के अंदर फेंक दिया। आग का शोला प्लास्टिक मास्क से लगा तो ऑक्सीजन ने एक हल्के से धमाके के साथ आग पकड़ ली। फिर ये आग फोम के कंबल तक जा पहुंची। ताबूत में से धुआं और आग के नीले नीले शोलों की नोकीली जबानें बाहर निकल रही थी। मैं दौड़कर संदूकों के ऊपर चढ़ गया। रस्सी की मदद से रोशनदान पर चढ़ा और रस्सी दूसरी तरफ फेंक दी।
फिर जंगला आहिस्ता से उठाया और खुद भी एक माहिर और तजुर्बाकार चोर की तरह नीचे लटक गया। मैं नीचे उतरता उतरता रस्सी के आखिरी सिरे तक आ गया, फिर उसे हल्का सा झकोला दिया और खुद को बाएं जानिब वाले ट्रैश के ढेर पर गिरा दिया। मैं प्लास्टिक के रद्दी लिफाफों, खुश्क घास और रद्दी कागजों के ढेर में नीचे तक चला गया। मैंने एक तरफ से अपने आप को ट्रैश के उस ढेर में से निकाला और सामने वाले नारियल के दरख्तों को टारगेट बनाकर कोहनियों के बल उस तरफ रेंगने लगा। मैं घास और डार्डिनिया की झाड़ियों में से गुजरता रनवे पर आ गया, जहां थोड़े थोड़े फासले पर नीली और सुर्ख बत्तियां रोशन थी। उस जगह को उबूर करते हुए मैं देखा जा सकता था, लेकिन आसपास मुझे कोई इंसान, कोई सिपाही या पहरेदार दिखाई न दिया। मैं खुदा का नाम लेकर अपने आप को रनवे पर ले आया और तेजी से रेंगता पट्टी की दूसरी तरफ नशेब में अपने आप को गिरा दिया। फिर उठा और झुककर नारियल के दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा। अब आगे खारदार तार की दीवार आ गई। ये खारदार तार लकड़ी के साथ बंधी हुई थी। उसके नीचे से गुजरने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके ऊपर भी नहीं चढ़ा जा सकता था, क्योंकि तार में जगह जगह से नौकीले कांटे बाहर निकले हुए थे। मैं चंद कदम दीवार के साथ साथ मगरिब की तरफ चला, फिर ये सोचकर रुक गया कि कहीं किसी पहरेदार से मुठभेड़ न हो जाए। फजा में बड़ा हब्स था और आसमान पर कहीं तारे थे और कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। दूर पहाड़ियों के खाके रात के अंधेरे में डूबे हुए थे। मैं खारदार तारों वाली दीवार के साथ छुप कर चल रहा था। पूरे 50 कदम चलने के बाद आगे एक छोटा सा खुश्क नाला आ गया, जो खारदार तारों की बाढ़ के नीचे से गुजर रहा था। मगर जहां नाला बाढ़ के नीचे आता था, वहां बहुत सा झाड़ झनकार जमा करके डाल दिया गया था। मैं नाले में उतर गया और सूखी शाखों को एक तरफ हटाने के बाद बाढ़ की दूसरी जानिब चला गया। अब मैं आज़ाद था और एयरपोर्ट की हुदूद से बाहर। लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था कि आगे भी इस्राएली सिक्योरिटी फोर्स वालों ने खारदार बाड़ लगा रखी हो। सिर्फ एक ख्याल हिम्मत बांध रहा था कि चूंकि इस सारे जजीरे को भारतीय हुकूमत की तरफ से इसराइल की तहवील में दे दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि जहां सिक्योरिटी इतनी सख्त न हो, क्योंकि जब इस जजीरे में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता तो फिर जंगल में शदीद सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। ताहम मैं बेहद मोहतात और चौकन्ना था और नीम कद झाड़ियों के करीब से होकर झुका झुका नारियल के झुंडों की तरफ बढ़ रहा था। मैंने पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया था। मैंने पीछे गर्दन घुमाकर देखा। गोदाम की अजीम इमारत के रोशनदान में से मुझे धुआं सा निकलता दिखाई दिया। एयरपोर्ट टर्मिनल की रोशनियां दूसरी जानिब रनवे पर खड़े एक भारी भरकम जहाज और छोटे जहाजों को नुमाया कर रही थी। ये बड़ा जहाज गालिबन वही कार्गो तैयारा था जिसने मुझे लकड़ी के ताबूत के जरिए यहाँ पहुंचाया था। मैं अभी नारियल के दरख्तों में पहुंचा ही था कि पीछे अलार्म की आवाज गूंज उठी। ये आग लगने का अलार्म था। उसके साथ ही गाड़ियों के दौड़ने भागने और मोटरों की आवाजें आने लगी। गोदाम की आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हो गई थी। इतनी देर में मुझे यकीन था कि मेरा क्रेट जलकर राख हो गया होगा और एयरपोर्ट के हुक्काम ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि कोई बाहर का आदमी लकड़ी के एक क्रेट में छुपकर वहां पहुंचने में कामयाब हो गया है। यही मैं चाहता था। मेरी दूसरी कोशिश ये भी थी कि किसी सिक्योरिटी वाले से मुठभेड़ न हो, क्योंकि ऐसी सूरत में मेरे लिए उसको हलाक करना जरूरी था और उसकी लाश भी किसी बाहर के तकरीबकार की मौजूदगी का सबूत मुहैया कर सकती थी। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात न हुई और मैं एयरपोर्ट की हुदूद से निकलकर नारियल के झुंडों में आ गया। अब मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। ये दरख्त खुदरो थे और एक गैर हमवार मैदान पर से होते सामने वाली पहाड़ियों की ढलानों तक चले गए थे। जहाज की घास घनी और शबनम आलूद थी। नारियल के अलावा दूसरे गुंजान और बड़े बड़े तनों वाले दरख्त भी उगे हुए थे। यहाँ हब्स गोदाम की फजा से ज्यादा था। मौसम गर्म था। मुझे पसीना आ गया। मुझे न तो ये मालूम था कि इन पहाड़ों की दूसरी जानिब क्या है और ना ये बात वाज़े थी कि मुझे रात कहाँ बसर करनी चाहिए। मैं नारियल के दरख्तों से गुजरने लगा। ये टेढ़े तनों वाले दरख्त साथ साथ उगे थे। ऊपर उनकी शाखें एक दूसरी से मिल गई थी। घास पर जगह जगह नारियल गिरे हुए थे। मैंने एक नारियल को दूसरे नारियल पर मार कर तोड़ डाला। कुछ पानी बहकर बाहर निकला। बाकी पानी मैंने पिया और उसका गूदा खुरच कर थोड़ा सा खाया और फिर आगे चल पड़ा। जज़ायर अंडमान शायद हमारे नौजवान दोस्तों के लिए अजनबी हों। मैं उनकी इत्तला के लिए उन जज़ायर का थोड़ा सा तारुफ करवाना जरूरी समझता हूँ। ये जज़ायर 200 जजीरों पर मुश्तमिल हैं और भारत और बर्मा के दरमियान खलीज बंगाल में वाक़ई हैं। ये बहुत छोटे छोटे जजीरे हैं और उनका रकबा 20 मुरब्बा मील से ज्यादा नहीं है। इन जजीरों में शुरू ही से भारतीय हबशियों के 4 जजीरे आबाद हैं। ये लोग पस्तकद, शाहफाम और उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो कभी जनूब मशरकी एशिया में आबाद थी। इंडिया पर अपना तसल्लुत जमाने के बाद अंग्रेजों ने इन जज़ायर पर भी कब्जा कर लिया था और जहां खतरनाक सियासी और जराइम पेशा कैदियों को भेजा जाता था। ये जजीरे उन दिनों काले पानी के नाम से मशहूर थे। यहाँ के हबशी बाशिंदों की तादाद पहले बहुत ज्यादा थी, मगर अब घटते घटते 600-650 रह गई थी। मूसलाधार बारिशों और तेज मानसून हवाओं की वजह से यहाँ का समंदर हर वक्त बिखरा रहता है। किसी जमाने में ये जजीरे मल्लाई और चीनी बहरी कज़ाकों की आमाजगाह थी।
नारियल के दरख्तों से गुजरता हुआ मैं पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगा। एक हकीकत से मैं पूरी तरह बाखबर था कि ये छोटा सा जजीरा इसराइली फौजियों के ज़ेर तसल्लुत है, और जाहिर है कि उस जजीरे के जंगल में जहाँ के मकामी जंगली हबशी बाशिंदे नहीं होंगे, उनकी जगह मुमकिन है कि जहाँ बर्मी, सैलूनी या भारतीय मजदूर जंगल में दरख्तों की कटाई वगैरह का काम करते हों और उन्हें एयरपोर्ट की तरफ आने की बिल्कुल इजाज़त न हो। इस बात का भी इम्कान था कि यहूदियों ने जहां अपने आदमी काम पर लगा रखे हो। अभी तक मुझे गोदाम के आसपास जिन लोडरों या मजदूरों की बातें सुनाई दी थीं वो यहूदी ही थे और इब्रानी में बात कर रहे थे। अभी तक मैंने जहां किसी आदमी को नहीं देखा था। गुमान गालिब था कि चूंकि इसराइल के साथ भारत के दोस्ताना मरासिम है और भारत ने खुसूसी रियायत के साथ ये छोटा सा जजीरा किसी सियासी मसलहत की बिना पर इसराइल को दे रखा था, इसलिए हो सकता है कि जहाँ भारतीय मजदूर या फन्नी माहिरीन भी काम करते हों। यहाँ के जजीरों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। ये मुसलमान उन अरब ताजिरों की नस्ल में से थे जो 871 ईस्वी में यहाँ आकर आबाद हो गए थे और जिन्होंने यहाँ अपनी तिजारती चौकियाँ कायम की थी। उनकी ज़बान ऐसी थी कि उसमें मल्लाई, चीमी, तमिल ज़बान के अलावा अरबी के अल्फाज भी शामिल थे। ये बातें मुझे पहले ही से मालूम थी, लेकिन मैं जिस जजीरे की पहाड़ी उबूर कर रहा था उस जजीरे में यहूदी किसी जजीराई मुसलमान को रखने का भी खुतरा मोल नहीं ले सकते थे। यहूदियों को अपने जजीरे में किसी मुसलमान की मौजूदगी कैसे गवारा हो सकती थी। इन्हीं ख्यालात में डूबा मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया था। दूसरी तरफ एक छोटा सा जंगल था जहां एक जगह मुझे रोशनी झिलमिलाती दिखाई थी। इस छोटे से जंगल के पार एक खला सा था जो यकीनन समंदर था। उस खला के पार इधर उधर स्याह धब्बे नजर आए जो छोटे छोटे टापू या जजीरे थे। मैं वहीं झाड़ियों के पास सांस लेने के लिए बैठ गया। अब मुझे भूख महसूस हो रही थी। वहां नारियल का एक भी दरख्त नहीं था। सामने कोई बाकायदा रास्ता भी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। सोचने लगा उस रोशनी की तरफ जाऊं या न जाऊं। हो सकता है ये इसराइली रेजिमेंट का ऑफिस हो, क्योंकि मुझे यही इत्तला दी गई थी कि इसराइली फौज सारे जजीरे में फैली हुई है और वही वहां का इंतजाम और इंतजाम करती है। बाएं जानिब एक नशे पर रोशनियां झिलमिला रही थीं। ये रिहायशी क्वार्टर थे और यहाँ सिक्योरिटी फोर्स या फौज का रेजिमेंटल ऑफिस भी हो सकता था। मैंने पीछे गर्दन घुमाकर देखा। गोदाम की आग बुझा दी गई थी क्योंकि उस जानिब से कोई हल्का सा शोला भी उठता दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ियों की धीमी धीमी आवाज किसी वक्त आ जाती थी। रनवे की चमकीली पट्टी मगरिब की तरफ रोशन मांग की तरह चली गई थी। टर्मिनल की रोशनी में एक दो जहाजों के धब्बे से दिखाई दे रहे थे। बाएं जानिब वाले नशेब की रोशनियों में ही शायद उस कैद खाने की रोशनी भी थी जहां मिस्र में मुतय्यन मरहूम पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी सोनिया कैद थी और जिसको यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाना मेरा मिशन था। और इसी मिशन को लेकर मैं यहाँ आया था। अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। ये इतना गहरा अंधेरा था कि 2 गज के फासले पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। काफी सोच विचार के बाद मैंने यही फैसला किया कि मुझे रात जंगल में ही किसी महफूज मकाम पर बसर करनी चाहिए और फिर दिन की रोशनी में उस इलाके का सर्वे करना चाहिए कि जहाँ मेरे मिशन की कामयाबी के क्या इम्कान है और मैं अपने मिशन की इब्तिदा कहाँ से और कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहला मसला मेरा इस जजीरे में इस हैसियत से रहने का था कि किसी को मुझ पर शक न हो कि मैं एजेंट हूँ। लेकिन सवाल ये था कि मैं यहाँ किस हैसियत से रह सकता था। ये सवाल मुझे काफी देर तक परेशान करता रहा। आखिर में वहीं शबनमी घास में एक पत्थर से टेक लगा कर दराज हो गया। नमदार शबनमी हवा बोझल थी जो बड़ी आहिस्तगी से चल रही थी। फजा में अब खूनकी बढ़ गई थी। शायद पहाड़ी की चोटी की वजह से खुश्की में इजाफा हुआ था। कमांडो मिशन में आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई कमांडो अपने खुफिया मिशन पर किसी इलाके में जाता है तो वहां पहले से अपना कोई ना कोई एजेंट किसी भेस में मौजूद होता है। वो उससे राब्ता कायम कर लेता है और उसे इब्तिदाई सहूलतें मुहैया करता है। लेकिन जहां मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। न सिर्फ ये कि मेरे लिए ये इलाका अजनबी था, बल्कि सारे सेक्टर में हमारा कोई एजेंट भी नहीं था जिससे मैं राब्ता कायम करके उससे इब्तिदाई सहूलत हासिल कर सकता। ये इब्तिदाई सहूलत कमांडो मिशन में इब्तिदाई तिब्बी सहूलत की हैसियत रखती है और किसी हद तक बहुत ज़रूरी समझी जाती है। सिर्फ मेरा तजुर्बा, मेरा हौसला और नामूस वतन के लिए जान पर खेल जाने का जज्बा और मेरा खुदा मेरे साथ था। पहाड़ी के ऊपर ओस कुछ ज्यादा ही गिर रही थी। भूख की वजह से भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। वहाँ कोई दरख्त भी नहीं था कि जिसके साए में लेटकर मुझे कम से कम गिरती हुई शबनम से ही निजात मिल जाती। फिर भी मैं उठा और ढलान की तरफ उतरने लगा। अंधेरे में ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। एक जानिब ढलान पर मुझे किसी दरख्त की छतरी सी नजर आई। इस किस्म के दरमियाने कद का दरख्त मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये कोई उस्तवाई दरख्त था। मैं उसके नीचे आ गया। यहाँ हल्की हल्की गर्मी थी। मुझे अंधेरे में सांप और बिच्छू का भी खतरा था। मैंने जोर जोर से घास पर पांव मारे कि अगर सांप या बिच्छू वहां कहीं छुपा हुआ हो तो भाग जाए। फिर मैं दरख्त के तने से तीक लगा कर लेट गया।
थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। गड़गड़ाहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई। पहले तो नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे कि तोप ने गोला फायर किया हो। दरख्त से निकलकर ऊपर देखा तो एक तैयारा तेजी से मेरे सर के ऊपर से गुजर कर एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। उसके दोनों बाजुओं की बत्तियां जल बुझ रही थी। आसमान का रंग जमुर्द जैसा था। पौ फट रही थी। मैंने ढलान के नीचे दूर उस रोशनी को देखा जो रात को झिलमिलाती थी। रोशनी अभी तक इस तरह झिलमिला रही थी। मैं उस इलाके से गुरेज करना चाहता था। क्या मालूम ये सिक्योरिटी फोर्स वालों की कोई पोस्ट हो।